हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अपने इस सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट सेकंड हमारा इस बुक का चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग एक चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 जो कि वेदर को लेके था उसके बारे में बात कर चुके हैं। और उसके सारे के सारे वीडियोज़ जो है आई होप आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि चीज़ों को कंटिन्यूएशन में ही पढ़िएगा तभी फ़ायदा रहता है जब आप कंटिन्यूएशन में पढ़ें, ताकि एक सीक्वेंस है। और ज्योग्राफी मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें रटने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है ना। और ख़ासकर इस तरीके के टॉपिक्स में तो रटने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। आपको लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चैप्टर को पढ़ते रहना है, कंसेप्ट को सीखते रहना है, समझते रहना है, तभी आप आगे आने वाले फर्दर चैप्टर्स में जो है वो कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो चैप्टर 13 में हम लोगों ने वेदर के बारे में देखा था, वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस देखा। और उसके बाद वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा रेनफॉल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, विंड्स है, सनशाइन है और क्लाउड्स वगैरह के बारे में, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में भी बात करेंगे। मतलब क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, है ना। इसमें जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर उससे संबंधित जो टेम्परेचर है, हमारी जो रेनफॉल है, पीछे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि रेनफॉल को मेजर कैसे किया जाता है, वहाँ पर हमारा फोकस ये था। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में बात करेंगे। फिर सिमिलरली हम बात करेंगे जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं या जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं उनके बारे में, और कुछ और लोकल विंड्स के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे अबाउट दी साइक्लोन्स एंड ऑल। तो वही सारा कुछ जो है इस चैप्टर में रहने वाला है। तो चैप्टर ये भी थोड़ा सा लंबा है, तो इसको भी हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में लेके चलेंगे। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग हमारे चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। देखिए, चैप्टर 14 है क्लाइमेट के ऊपर, और इस चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई हैं उसमें से मैं कहूँगा कि अगर आप लोग एनसीईआरटी, आप लोगों ने जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, क्लास 11th वाली है ना, क्लास 11th वाली अगर एनसीईआरटी, दैट इज़ योर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अगर वो बुक आप लोगों ने पढ़ी है और बहुत अच्छे से अगर पढ़ी है, अगर हमारे वीडियोस से पढ़ी है या खुद भी अगर कहीं से पढ़ी है, और वो बुक अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है, तो ये चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। क्योंकि इसमें मोर और लेस जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कुछ एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा आपको इस बुक में मिल जाएंगे, वो आप चाहे तो अपने कोई नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसमें आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज चीज़ें जो है वो मोर और लेस सेम ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर को लेकर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना। एक अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसेज और वेपर से मिलकर बना हुआ है एंड रिसीव्स इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, है ना। तो उसमें एक तो पहली बात तो यह है कि मतलब जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके का एक कवर है ना, इस तरीके का कवर है। यहाँ पर एयर भी है, गैसेस भी है, एयर भी है और गैसेस भी है अलग अलग तरीके की। और साथ ही में इसमें इधर की तरफ से या कहीं से भी जो है वो क्या हो रही है, सन की रेस पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, गिविंग राइज टू व्हाट वी कॉल द क्लाइमेट। और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट का जो एक फिनोमेना है वो हमारे सामने आ रहा है। अब इसमें लिखा है कि वी एक्चुअली लिव एट द बॉटम ऑफ दिस इनडेफिनेट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द एयर इज डेंसेस्ट। बॉटम ऑफ दिस इनडेफिनेट लेयर का मतलब क्या है कि हम कहाँ पर रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ के ऊपर, है ना। अर्थ में, हवा में तो रहते नहीं है, अर्थ के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं। और हमारे ऊपर क्या है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। और वो कैसी लेयर है, दैट लेयर इज एन इनडेफिनेट लेयर। इनडेफिनेट क्यों है, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो अभी भी हमें पूरी तरीके से नहीं पता है कि वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है। ऊपर जाते जाते हमें पता है कि नीचे जो एयर है, जो
एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज़्यादा कैसा है, डेंस है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर क्या होती चली जाएगी, थिन होती चली जाएगी, मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हायर अप द एयर थिन्स आउट एंड इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंजक्चर वेयर द एटमॉस्फेयर एंड्स। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये अभी हमें नहीं पता कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो कहाँ तक है, मतलब एटमॉस्फेयर कहाँ तक प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर रिसर्चेस वगैरह चल रही हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर हाइट हम नहीं बता सकते कि हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ तक है। तो इसीलिए इसको जो टर्म यहाँ पर दिया गया था दैट इज एन इनडेफिनेट, क्योंकि ये कोई डेफिनेट या फिक्स नहीं है। अब एक एस्टिमेट ये बोलता है कि दिस लिमिट एट अबाउट 600 माइल्स अबव सी लेवल, मतलब कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं उसमें ये सामने आया है कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो लगभग सी लेवल यानी कि समुद्र तल से कितनी है, 600 मील की है। लेकिन फिर वही मैंने कहा कि इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि 600 है या 6000 है, क्योंकि अभी तक हमें कहीं पे भी ऐसा कोई डेफिनेट वैल्यू देखने को नहीं मिली है। जो लोएस्ट लेयर है जहां पर वेदर इज कन्फाइंड इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। जो लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, वो हमें पता है ना, बहुत बार हम पढ़ रहे हैं, बचपन से भी पढ़ते आए हैं कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे की लेयर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर फिर और भी होती है आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके, है ना। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता है कि जो थर्मोस्फेयर है ये अर्थ की सरफेस से लेकर लगभग 6 मील की हाइट यानी कि 6 माइल की हाइट आप लगभग मान लीजिए अराउंड 9 to 9.5 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास तक रहेगी। और विद इन दैट यानी कि विद इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर नॉर्मली फॉल्स विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। इंक्रीजिंग लैटिट्यूड नहीं है ये वर्ड, ध्यान रखिएगा, एल्टीट्यूड है, ठीक है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में आप लोगों को हो सकता है बहुत बार कंफ्यूजन हो, लेकिन एल्टीट्यूड आपको सिंपल याद रखना है। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, कि जमीन से जब हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, आसमान की तरफ को जा रहे हैं जमीन से, तो दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड या फिर हाइट। और लैटिट्यूड क्या होता है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ या पोल से इक्वेटर की तरफ को आ रहे हैं तो वो हमारा लैटिट्यूड में मूवमेंट हो रहा है। आई होप क्लियर है। अब इसमें लिखा है कि द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी विद इन द ट्रोपोस्फेयर अकाउंट फॉर द ग्रेट वेरिएशंस इन द लोकल क्लाइमेट एंड वेदर दैट प्ले सच अ ग्रेट पार्ट इन आवर डेली लाइफ्स। यानी कि जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश वगैरह होती है, स्नोफॉल होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर जो क्लाउड्स वगैरह है, जो हमारा प्रेशर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो है वो मोस्ट प्रिवेलिंग है आपके ट्रोपोस्फेयर में। और इसी की वजह से क्या होता है, इन एलिमेंट्स की वजह से ही क्या होता है कि लोकल क्लाइमेट और वेदर में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, वेरिएशन रहता है, और यही हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट भी करता है, या आप कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये एलिमेंट्स प्ले करते हैं। From the analysis taken in different parts of the globe, it is found that the lower part of the atmosphere contains a consistent proportion of the certain gases. Lower part मतलब जो हमारा ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन है उसमें जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है वो लगभग कैसा है, काफ़ी कंसिस्टेंट है, मतलब उसकी परसेंटेज में ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो हमें पता है कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% तो हमारा ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिला के ही हमारे कितने हो गए, 99% तो यही हो गए। अब बाकी जो बचा लगभग 1% या उससे भी कम, उसमें और सारी गैसेज हैं, यानी कि जिसमें 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी कुछ और माइन्यूट ट्रेसेस, आर्गन, हीलियम और कुछ अदर रेयर गैसेस के भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई गैसेस की। अब इनके साथ साथ इन एडिशन टू दिस इट हैज़ एन अनप्रेडिक्टेबल प्रपोर्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो है उसका प्रपोर्शन यानी कि उसका जो अनुपात है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और वाटर जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है, या तो वो गैस के फॉर्म में होगा मतलब वाटर वेपर जैसे है, या फिर लिक्विड स्टेट में हो सकता है रेन, क्लाउड्स, स्लीट के फॉर्म में, या फिर सॉलिड भी हो सकता है जैसे स्नो या हेल स्टोन्स के फॉर्म में। और बाकी वो कुछ और सॉलिड पार्टिकल जैसे कि स्मोक और डस्ट है, उसमें भी क्या रहता है, वाटर वेपर थोड़ा बहुत रहता है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फॉग बनता है, मिस्ट बनता है, वो सारा इन्हीं चीज़ों से बनता है। It is because of the variable water content of the atmosphere that we have such great contrast in weather and climate over different parts of the world. तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो जानने को मिली, जो कंसेप्ट आपको जानने को मिला,
वो ये है कि हर जगह पर वाटर कंटेंट कैसा है, वेरिएबल है, एक जैसा वाटर कंटेंट नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रेट कॉन्ट्रास्ट है। यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है ना, कहीं पर ज़्यादा फॉग होता है, कहीं पर कम फॉग होता है। तो वो किसकी वजह से है, जो ये वाटर कंटेंट जो है वो वेरिएबल है, जो चेंजिंग वाटर कंटेंट है उसी की वजह से ये सारे फिनोमेना जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद इफ वी वर टू लिव इन अ ड्राई एटमोस्फेयर एब्सोल्युटली विदाउट वाटर देयर वुड बी नो वेदर एंड नॉट इवन मच क्लाइमेट। यानी कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर रह रहे होते जहां पर कैसा एटमोस्फेयर होता है, ड्राई होता है, यानी कि एटमोस्फेयर में वाटर वेपर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, तो वहां पर कोई भी वेदर नहीं होता। वेदर मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कह सकते हैं चेंज हो रहा है या ड्यूरिंग द शॉर्ट स्पेस चेंज हो रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई होप क्लियर है। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर और दी अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी कि लोअर लेयर तो आपकी सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर आ गया सबसे नीचे वाली हो गई ट्रोपोस्फेयर और उसके ऊपर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक्सटेंड करती है अपवर्ड फॉर अनदर 50 माइल्स और इवन मोर, यानी कि लगभग 6 मील या 6 माइल्स के आसपास तो आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर लगभग 50 माइल्स तक के आसपास या उससे भी कुछ ज्यादा जो है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की ये हाइट हो गई। अब इट इज नॉट ओनली वेरी कोल्ड बट क्लाउडलेस विद एक्सट्रीमली थिन एयर एंड विदाउट डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर, बट देयर आर मार्क्ड सीजनल टेम्परेचर चेंजेस। वहां पर टेम्परेचर चेंजेस जरूर होते हैं लेकिन वहां पर ठंडक ज्यादा है ना, ठंडक काफी ज्यादा है, क्लाउडलेस है, वहां पर बादल नहीं होंगे, एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, इसीलिए लिखा गया है एक्सट्रीमली थिन एयर। वहां पर कोई डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर ये सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंजेस जो है वो होते हैं। वहां पर कोई और गैसेस वगैरह हो सकती हैं या फिर और चीजें और फिनोमिना हो सकते हैं, उसकी वजह से वहां पर कुछ टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, लेकिन वहां पर ये सारी चीजें कि क्लाउड्स है या फिर जो हमारा डस्ट, स्मोक है, वाटर वेपर है, वो प्रेजेंट नहीं होते। बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर अगर हम चले तो आ जाता है आइनोस्फेयर, जो कि सेवरल 100 माइल्स अब तक जाता है। यानी कि जो इसकी थिकनेस है इस लेयर की वो काफी ज्यादा है। इट हैज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लेयर्स विच मेक शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लेयर है ये, तो यहां पर कुछ आयंस वगैरह होते हैं, है ना, जिसकी वजह से शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक पॉसिबल हो सकता है। Modern artificial satellites launched in the upper strata of the atmosphere as well as balloons are used to transmit back to Earth valuable information regarding the condition of the atmosphere। तो हम लोग बेसिकली ये एटमोस्फेयर की लेयर्स के बारे में और ये सारी चीज़ें कैसे जानते हैं, या तो जो मॉडर्न सैटेलाइट्स जो है जो अपर एटमोस्फेयर में छोड़े जाते हैं वो हमें ये सारा इंफॉर्मेशन डेटा भेजते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के बैलून्स होते हैं जिसको अपर एटमोस्फेयर में छोड़ा जाता है, वहां से ये सारा का सारा डेटा हमारे तक, अर्थ तक पहुंचता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है, देखिए पहले क्या लिखा है, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ्स एटमोस्फेयर कम्स फ्रॉम द सन। सन जो अर्थ है, अर्थ के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत या सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, सन है। क्या है, सूरज है या सन है। इसका सरफेस टेम्परेचर है 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। अब ये 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कितना होता है, क्योंकि पिछले पार्ट में या पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो है टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे थे तो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्जन स्केल है वो हमने वहां पर पढ़ा है। तो आप मुझे बताइएगा कि 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री सेल्सियस में लगभग कितना होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये सन का, ये सूरज का सरफेस टेम्परेचर है, सतह के टेम्परेचर की बात हो रही है, ये उसके अंदर की टेम्परेचर की बात नहीं है ना। अभी सन की स्टडी करने के लिए आपको पता है कि एक आदित्य L1 नाम का एक सोलर प्रोग्राम है। आदित्य L1 नाम का एक सोलर प्रोग्राम है, किसका, इसरो का, जो जाके क्या करने वाला है,
सन की स्टडी करने वाला है, सन स्टडी करने वाला है किसकी, सन की। द प्रोग्राम नेम इज आदित्य L1, है ना, ये एक सोलर प्रोग्राम है इसरो का। अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, जो सन्स एनर्जी है या जो सोलर एनर्जी है वो ट्रेवल करती है थ्रू स्पेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 93 मिलियन माइल्स। देखिए बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करती है। एंड रीचेस अस एज सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट मतलब जो रेडिएशन है। अगर अब आप लोगों को मैं बताता हूं यहां पर, जो हमारा एनर्जी होती है, या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हीट एनर्जी की, जो कि सन से हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी तो मिलती है, ठीक है, लेकिन जो हीट एनर्जी मिलती है जनरली वो उसका ट्रांसमिशन 3 तरीके से हो सकता है। एक है हमारा कंडक्शन, दूसरा हमारा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा हमारा होता है रेडिएशन। अब ये जो कन्वेक्शन और कंडक्शन है, कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है, इसके लिए जरूरत होती है किसी सरफेस मीडियम की, यानी कि बीच में कुछ चीज होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तभी जाके ये कन्वेक्शन भी और कंडक्शन भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, है ना, वो क्या है, वो ये है कि अर्थ जो है, जैसे अर्थ मैंने आपको बताया, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है और सन तो बहुत दूर है ना। सन तो आपको पता है कि सन को क्या माना जाता है, दैट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का वो केंद्र है, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जहां पर कंप्लीट होता है, कहीं पर तो होता होगा ना, पता नहीं है, भले ही वो बात अलग है, लेकिन कहीं पर तो कंप्लीट होता होगा। उसके बाहर से लेकर सन तक के बीच का अगर हम एरिया या पोर्शन की बात करें तो वहां पर क्या है, इट इज कंप्लीटली वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है। और वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम अगर नहीं है तो वहां से हमारे अर्थ तक हीट कैसे पहुंचेगी, एनर्जी कैसे पहुंचेगी। तो वो जो आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो होता है रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर है जिसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर उस केस में आप ये कहेंगे कि ट्रांसमिशन होता कैसे है, ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द मेथड और थ्रू द EM वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसके थ्रू वो मोशन पूरा ट्रांसमिशन जो आपका एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है कि हम उसको सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं जो हमारे तक पहुंचती है, या फिर हम उसको रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो रेडिएशन से आ रही है, दैट इज रेडिएशन। और उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज नथिंग बट योर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। इन मतलब इनकमिंग, SOL मतलब सोल मतलब सोलर, और एशन मतलब रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नथिंग बट योर इंसोलेशन। अब ये जो रेडिएशन आ रहा है सन से, वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें एक तो विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट आपको पता है कि 7 कलर की होती है, लेकिन जब वो एक साथ होती है तो दे अपीयर्स व्हाइट टू अस। जो हमें सन की रोशनी दिखती है वो कैसी, लाल पीली हरी नीली तो दिखती नहीं है, कैसी दिखती है, व्हाइट दिखती है ना, क्योंकि वो कंबाइंड है। अगर हम उसी लाइट को स्पेक्ट्रम के थ्रू पास करेंगे, या आपको अगर पता होगा स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं मैं, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के थ्रू अगर पास करेंगे, अगर आप लोगों ने साइंस में बचपन में एक्सपेरिमेंट करा होगा जिसमें लैब में वो रेनबो वगैरह बनाते थे कि लाइट आप टॉर्च मार रहे हैं प्रिज्म के एक साइड और दूसरे साइड वो 7 कलर में निकल जाता है। या फिर इसका जो एक नेचुरल फिनोमेना आप लोगों ने देखा होगा, जब रेनबो बनता है, बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता है, तब आपने देखा होगा कि सन की ही रोशनी जो है वो 7 कलरों में बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है रेनबो, है ना। तो विजिबल लाइट में होने को 7 कलर होते हैं, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में जब है तो वो हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। जो हमें दिखाई देता है जब हमारा सन शाइन करता है। और लेस विजिबल 2 लाइट और इसमें होती है, या 2 रेज इसमें और होती है, दैट इज योर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज। अब ये आपको पता होगा, है ना, जो हमारा लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि यहां पर तो आपको पता है कि जो ये लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है दैट इज विबग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके आगे का जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा रेड के आगे वाला, दैट इज योर इंफ्रारेड। और वॉयलेट के पीछे वाला जो होता है दैट इज योर अल्ट्रा वायलेट, है ना। और हमें जो दिखाई देता है दैट इज योर दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है दिस इज योर विजिबल पोर्शन, विजिबल लाइट।
आई होप ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी दिया है तो बता देते हैं, अदरवाइज लोगों को लगता है कि चीज़ें छोड़ छोड़ के पढ़ाई जा रही हैं या कंसेप्ट पूरे नहीं पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा कि वीडियोस थोड़ा सा लंबे थे, तो हो सकता है कि कुछ वीडियोस लंबे होंगे, लेकिन फिर उसके लिए यही बात है कि चीज़ें जो है हम डिटेल में समझेंगे। जो विजिबल वाइट लाइट है इज द मोस्ट इंटेंस, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसका हमारे क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो क्या करती है, हमारी स्किन को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, और वो सन बर्न कॉज करती है। सन बर्न का मतलब क्या है कि जब आपका, अगर मान लीजिए आप धूप में, कहीं बहुत तेज धूप पड़ रही है, आप बाहर निकलते हैं, तो आपका बॉडी का जो भी पोर्शन कवर्ड नहीं है, अब कुछ पोर्शन तो क्लोथ से कवर्ड होगा ऑब्वियसली, अगर कुछ पोर्शन कवर्ड नहीं है, जैसे कि अगर आपने हाफ स्लीव्स के शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, या फिर आपका जो फेस वाला पोर्शन है अगर वो खुला हुआ है, तो वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा काला सा पड़ जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कवर्ड है, क्लोथ्स के अंदर है, उनके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा काला सा हो जाता है। दैट इज नोन एज सन बर्न वेन एवर बेयर बॉडी इज एक्सपोज टू देम फॉर टू लॉन्ग आ पीरियड। तो ये चीज है इंफ्रारेड, ये होता है अल्ट्रावायलेट की वजह से। इसके बाद जो इंफ्रारेड रेज हैं दे कैन पेनिट्रेट इवन डस्ट एंड फॉग एंड आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफी। जो हमारी इंफ्रारेड रेज हैं वो डस्ट को, फॉग को भी क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं, उसके थ्रू पार कर सकती हैं, और ये जनरली किस में यूज होती है, फोटोग्राफी में। अब ओनली दैट पार्ट ऑफ द सन्स रेडिएशन विच रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। ये ध्यान रखना है कि अर्थ में जो भी, मतलब पूरे के पूरे सन्स रेडिएशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, अब उसमें से जितना पोर्शन या जितना पार्ट हमारे अर्थ तक पहुंचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन या फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर अपॉन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन सूर्य से आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, और अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले उसको बीच में क्या मिलेगा, एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑफ द टोटल रेडिएशन कमिंग टू अस 35% रीचेस द एटमॉस्फेयर एंड इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय डस्ट, क्लाउड्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। है ना, मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि अगर ये हमारी अर्थ का सरफेस है और ये हमारा क्या है ऊपर से एटमॉस्फेयर, सन अगर मैं यहाँ पर बना दूँ इस तरीके से, जैसे बचपन में आप लोग बनाते थे, आप लोग क्या सभी लोग बनाते थे, है ना, तो सन से अगर जो रोशनी आ रही है, सन से अगर आ रही है 100, ठीक है, मतलब 100 यूनिट्स की अगर आ रही है, तो उसमें से क्या होगा कि ये तो हमारा क्या है, दिस इज अवर एटमॉस्फेयर एंड दिस इज अवर अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, इसको ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो 100 अगर यहाँ पर आ रही है तो उसमें से कुछ तो ऐसा है कि जो हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अंदर एयर है ना, एयर है, गैसेज है, क्लाउड्स है, तो ये कुछ पोर्शन ऐसा होगा कि जो यहाँ से आके ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लगभग 35 यूनिट या 35% के आसपास जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखी है कि जितना आ रही है उसमें से 35% जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द डस्ट, क्लाउड्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। तो इट प्लेज प्रैक्टिकली नो पार्ट इन हीटिंग द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। तो ये बाहर चली गई तो इससे क्या होगा कि अर्थ को या एटमॉस्फेयर को कुछ भी हीटिंग इससे नहीं मिलेगी। 14% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब यहाँ पर कुछ गैसेस भी हैं, मतलब यही सारी की सारी जो क्लाउड्स और गैसेस वगैरह हैं, तो उसमें से लगभग जितना आएगा उसका आप कह सकते हैं कि अराउंड 14%, 14% या 14 यूनिट्स जो होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि दिस 35 यूनिट्स इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड दिस 14 यूनिट्स इज एब्जॉर्ब्ड। तो बचा कितना, 100 में से 35 तो रिफ्लेक्ट हो गया, 14 एब्जॉर्ब हो गया, तो अर्थ तक यानी कि अर्थ के सरफेस तक कितना पहुंचाएगा, बाकी बचा हुआ, यानी कि 100 में से आप 35 और 14 को माइनस कर लीजिए, दैट इज 100 माइनस 49, तो बचेगा कितना, 51। तो 51 यूनिट्स ही जो हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है वही अर्थ तक पहुंचेगी। यही चीज यहां पर लिखी है। अब पहली बात यहां पर एक चीज और लिखी है कि इट्स इंटरसेप्शन बाय द एयर कॉजेज इट टू बी स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज्ड सो दैट द विजिबल रेज ऑफ द स्पेक्ट्रम गिव्स बिटवीन द अल्ट्रावायलेट एंड द इंफ्रारेड गिव राइज टू द कैरेक्टरिस्टिक ब्लू स्काई दैट वी सी अबव अस। मतलब वो जो 14 यूनिट्स हमारी क्या हो रही थी, 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब हो रही थी ना, वो क्या करेगी, वो कुछ पोर्शन को स्कैटर करेगी,
है ना, जो क्योंकि बीच में एयर वगैरह है ना, एयर है, क्लाउड्स है, तो वो कुछ पार्ट को स्पेक्टर वो करेंगे, उसको स्कैटर करेंगे, और स्कैटर करने की वजह से हमारा फिनोमेना किस में देखने को मिलता है, जो रेनबो के टाइम पर देखने को मिलता है कि हमारी व्हाइट लाइट स्कैटर हो रही है। सिमिलरली यहां पर भी कुछ स्कैटरिंग होगी और उसी की वजह से हमें स्काई का जो कलर है वो ब्लू देखने को मिलता है। ऐसा स्काई का कोई कलर ऐसा नहीं है, वो हमें ब्लू दिखता है। इसके बाद लिखा है कि जो रिमेनिंग 51% या 51% है वो अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ के सरफेस को वो वार्म करती है। इन टर्न द अर्थ वार्म्स द लेयर ऑफ द एयर अबव इट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कंडक्शन एंड थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट्स और कन्वेक्शन। अब ये चीज आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए। हम लोगों ने खैर एनसीईआरटी में बात करी है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पता होनी चाहिए कि कोई भी सरफेस या कोई भी बॉडी आप मान लीजिए, कोई भी बॉडी, ठीक है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, कोई भी बॉडी है, अगर वो एब्सोल्यूट जीरो, एक टेम्परेचर होता है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को अगर मानेंगे या आपको पता है तो दैट इज 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। कोई भी बॉडी जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर जिसका टेम्परेचर है ना, जीरो से ऊपर जिसका टेम्परेचर है, 0 डिग्री नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो क्या करती है, वो रेडिएशन के थ्रू अपनी हीट छोड़ती है, वो बन जाती है एक रेडिएटिंग बॉडी। ठीक है, वो क्या बन जाती है, रेडिएटिंग बॉडी। अब यहां पर दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये हो रही है कि सन से जो हीट आ रही है उसका लगभग 35% रिफ्लेक्ट हो गया, 14% एब्जॉर्ब हो गया, तो अर्थ तक कितना पहुंचा, केवल 51%। अब 51% पहुंचा तो अर्थ भी क्या हो गई, उससे गर्म हो गई, हीटेड अप हो गई। अब हीटेड अप होने की वजह से अर्थ जो है, अर्थ के पास की जो लेयर होगी किसकी, एयर की, उसको भी क्या होगा, गर्मी होगी। और वो गर्मी जो होगी, क्योंकि बीच में क्या है, एयर तो एयर है, इसका मतलब हमारे पास मीडियम तो प्रेजेंट है ना, मीडियम इज प्रेजेंट। और मीडियम अगर प्रेजेंट होता है तो मैंने आपको बताया है कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो दो हो सकते हैं, इट कैन बी कंडक्शन एंड इट कैन ऑल्सो बी कन्वेक्शन। तो दोनों ही मोड से जो एयर है, जो पास की एयर है, जो अर्थ के ज्यादा पास की एयर है, वो कंडक्शन से गर्म होगी, जो अर्थ से ज्यादा दूर की एयर है वो कन्वेक्शन से गर्म होगी। मतलब अभी तक इसको आप समझिए, ये जस्ट अपोजिट फिनोमेना हो रहा है। सन से जो हीट है वो नीचे की तरफ को आ रही है ना, उसको अगर हम माने कि वो ऐसे नीचे की तरफ को आ रही है, तो जब हमारी धरती गर्म हुई तो हीट हमारी ऊपर की तरफ को जाएगी। अब और ऊपर की तरफ को जाएगी मतलब जो ये नीचे का पोर्शन है यहां पर अर्थ के पास, वहां पर क्या होगा, देयर विल बी कंडक्शन, है ना। और जो इससे ऊपर का पोर्शन होगा, थोड़ा सा अपर वाला पोर्शन, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा कन्वेक्शन। ठीक है, आई होप ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर है। ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये आपको लेकिन पता होनी चाहिए। अब दिस रेडिएशन ऑफ हीट बाय द अर्थ कंटिन्यूज ड्यूरिंग द नाइट। अब ये चीज जो है वो नाइट में भी कंटिन्यू रहती है। अब नाइट में क्या होगा, दिन में तो क्या हो रहा है, देखिए दिन में तो सूर्य की रोशनी भी ऊपर से आ रही है और तो उसमें से अर्थ हीट हो रही है, तो अर्थ भी अपनी हीट ऊपर की तरफ को छोड़ रही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बना हुआ है। लेकिन रात में क्या होगा, रात में अब सूर्य तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अंधेरा होगा तो सनलाइट तो रात में नहीं होगी। लेकिन जो अर्थ गर्म हुई है दिन में, वो रात को अपनी हीट ऊपर की तरफ को छोड़ती रहेगी और उससे क्या होगा कि अर्थ रात को आपने देखा है कि क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और वो इसीलिए होती है, शाम तक धूप आएगी, उसके बाद धूप चली जाएगी, तो उसके बाद फिर अर्थ अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करती रहेगी और रात में अर्थ जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ये जो रेडिएशन ऑफ हीट है बाय द अर्थ दैट कंटिन्यूज ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इंसोलेशन फ्रॉम द सन कैन नॉट रिप्लेस इट, है ना, वो उसको रिप्लेस तो कर नहीं पा रहा क्योंकि रात को सूरज तो होगा नहीं। इसीलिए जो अर्थ का सरफेस है वो रात में क्या हो जाता है, वो रात में ठंडा हो जाता है। आई होप आप समझ गए यहां तक। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, द रेट ऑफ हीटिंग डिफर्स बिटवीन लैंड एंड वाटर सरफेसेस। कि जब सन से अगर एनर्जी आ रही है, जो सोलर एनर्जी आ रही है, वो अर्थ के ऊपर पड़ेगी। अब अर्थ के ऊपर हमें पता है कि लैंड भी है और वाटर भी है ना, कहीं पर लैंड है कहीं पर वाटर है, या फिर मेजर तो हम कह सकते हैं वाटर ही है, लैंड तो कम है। तो
इनकी जो हीटिंग है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि लैंड और वाटर बराबर हीट होंगे, ऐसा नहीं है। लैंड जो है वो ज़्यादा हीट होती है और जल्दी हीट होती है, हीट्स अप मोर क्विकली देन दी वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर इज ट्रांसपेरेंट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड मोर स्लोली एंड बिकॉज इट इज ऑलवेज इन मोशन इट्स एब्जॉर्ब्ड हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ ग्रेटर डेप्थ एंड एरिया। पानी में पहली चीज तो क्या है कि हीट जो आ रही है वो धीमे धीमे एब्जॉर्ब होगी, और दूसरी बात यह है कि जो वाटर बॉडीज है वो कैसी रहती हैं, वो मूवमेंट में रहती हैं, उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वाटर बॉडीज में होता है। ओशन करंट्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है, वो हमें पता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक जगह पर हीट पड़ती है तो वो धीमे धीमे फिर दूसरी जगह मूवमेंट करेगी, उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है, वर्टिकल मूवमेंट भी होता है, तो उससे वो वाटर जो है मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दस एन एप्रिशिएबल राइज इन टेम्परेचर टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम। तो अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ना होगा या पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो लैंड का ओपेक नेचर है, लैंड का ओपेक नेचर मतलब कि उसके थ्रू हीट अंदर पास नहीं होगी, उसमें क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और जो रेडिएंट हीट है वो एक ही जगह पर, वो सरफेस पर रहेगी, है ना, सरफेस पर रहेगी, और उससे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जो है वो जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिकली ऐसा तो कुछ है नहीं कि अंदर की मिट्टी जो है वो गर्म हो रही है फिर वो नीचे की तरफ को हमारा वर्टिकल कोई मूवमेंट हो रहा है अर्थ के अंदर, ऐसा तो है नहीं, है ना। अर्थ की सरफेस गर्म होगी तो वो फिर टेम्परेचर को बढ़ाएगी, क्योंकि वो हीट को कहीं और भेज नहीं सकती। अब बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वाटर सरफेसेस, लैंड ऑल्सो कूल्स मोर क्विकली देन वाटर। तो आपको ये प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे से याद रखनी है, लैंड की और वाटर की, क्योंकि यही प्रॉपर्टी का आगे हम लोग यूज अभी सी ब्रीज और एयर ब्रीज जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी करेंगे। और आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो बहुत आसान है। कंसेप्ट को याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है कि लैंड जो है दैट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, मतलब जमीन जो है वो गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। और उसके कंपैरिजन में अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, यानी कि पानी जो है वो गर्म भी देर में होगा, यानी कि गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा और ठंडा होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट दिए गए हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं जो उनको इफेक्ट कर रहे हैं। ऑफ द वेरियस क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जो मेजर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, फिर है बारिश हो सकती है या रेनफॉल, स्नोफॉल, कुछ भी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेशर है और विंड्स है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर फार रीचिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो पूरे के पूरे ग्लोबल स्तर पर है। These elements and their distribution, whether horizontal from equatorial to polar region or vertical from the ground to the atmosphere, are in one way or another affected by same or all of the climatic factors, है ना। यानी कि इन एलिमेंट्स का या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इक्वेटर पर कैसा है, पोल पर कैसा है, या तो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहे हैं, यानी कि हमारा लैटिट्यूड में मूवमेंट हो रहा है, तो इक्वेटर से पोलर में कैसा होगा वो हम देख सकते हैं। या फिर अगर हम वर्टिकल की बात करें, मतलब एल्टीट्यूड में हमारा हाइट में मूवमेंट हो रहा है, ज़मीन से हम अगर आसमान की तरफ को या एटमॉस्फेयर की तरफ को चले जाएं तो वहाँ पर कैसा होगा। तो वो सारे के सारे लगभग एक ही तरीके के फैक्टर से इफेक्ट होता है इन सारे के सारे एलिमेंट्स का, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, विंड, इन सब का। और वो फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो लैटिट्यूड हो गया, वही मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर, दैट इज लैटिट्यूडनल मूवमेंट। एल्टीट्यूड मतलब हमारा हाइट में मूवमेंट हो रहा है, जमीन से हम लोग अगर हवा में ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो दैट इज एल्टीट्यूड। फिर कॉन्टिनेंटलिटी एक इफेक्ट होता है। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह जो है वो समुद्र के पास है या वहाँ पर लैंड ज़्यादा है। अगर वाटर ज़्यादा है तो अलग तरीके का देखने को मिलेगा, लैंड अगर ज़्यादा है तो फिर अलग तरीके का हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर ओशन करंट्स भी प्रभावित करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, फिर प्रिवेलिंग विंड, स्लोप एंड आस्पेक्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, ये हर फैक्टर जो है आपका एलिमेंट्स को क्या करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है। तो यही सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं और इनको इफेक्ट करने वाले ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं के बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। यानी कि एक हो गया टेम्परेचर, एक हो गया प्रेसिपिटेशन, एक हो गया प्रेशर और एक हो गया विंड। इन्हीं के बारे में आगे बात करेंगे और यही सारे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट इसमें पड़ता है उसको हम लोग
देखेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग जो है अब देखेंगे अगले लेक्चर से, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो मैंने चीज़ें ऊपर समझाई, जो कंसेप्ट समझाए, वो समझ में आ गए होंगे। और एक बार मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th, एक बार उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ी है, जिसने पढ़ी है, तो वो चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ पर समझ रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट्स चेंज नहीं होंगे। जो कंसेप्ट हमने वहाँ पर पढ़े थे, वहाँ पर समझे थे, कंसेप्ट्स यहाँ पर भी वही रहेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, बाकी चीज़ों में जो थोड़ा बहुत चेंज है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने वो बुक पढ़ी है उनको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उस बुक को भी जाकर, उसके जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे चैप्टर पर अवेलेबल हैं, उनको आप लोग पढ़िए। और स्पेसिफिकली अगर आप पूरी बुक नहीं भी अभी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके जो क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर है ना, इस तरीके के जो टेम्परेचर संबंधी, जो मतलब ये क्लाइमेट संबंधी, एटमॉस्फेयर संबंधी जो भी चैप्टर्स हैं अराउंड, आप जाके उसमें देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे। उनके बारे में या उन चैप्टर्स को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद आप आके इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, इसको इतना ही रख रहे हैं। अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स को एनरोल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करेंगे, वहाँ से आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। टेक्निकल क्वेरी अगर आपको कोई भी आती है कोर्स को एक्सेस करने में, परचेस करने में, तो आप हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और कोर्स संबंधित फीडबैक्स और सजेशंस आप हमें वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।